मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम लिटरेरी थ्योरी के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले एक ओवरव्यू दे दूं कि क्या क्या चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बेसिक सारी चीज़ें इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर्स में आपको दिखा दूंगी, आप उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में खुद से पढ़ सकते हैं, और समरी भी दिखा दूंगी, उनके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जो भी आपका सिलेबस है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप सभी का कोर्स अलग होगा। किसी का इंग्लिश ऑनर्स में हो सकता है, किसी का बीए में हो सकता है। ये सब्जेक्ट बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में हो सकता है लिटरेरी थ्योरी का। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपना सारा सिलेबस कहीं पर जॉट डाउन कर लो, नोट कर लो कि जो भी आपका सिलेबस है, ताकि बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कभी कभार लिटरेरी थ्योरी की जो बुक्स हम खरीदते हैं उनकी बुक्स में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस डिफरेंट होता है। कुछ बुक्स में कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं सिलेबस की, कुछ में नहीं होती, तो वो चीज़ें हमें खुद से नेट से सर्च करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यही है, सारा सिलेबस लिख लो कहीं पे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे कितनी भी लिटरेरी थ्योरी की बुक्स ले लो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बुक्स से ज़्यादा अच्छा लिटरेरी थ्योरी में इंटरव्यू देखना रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, लिटरेरी थ्योरी में जो एडवर्ड सईद हैं उनके यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं। वो जो इंटरव्यूज़ में समझा रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, वो चीज़ इंटरव्यूज़ में बहुत ही आसान शब्दों में समझ आ रही है। बल्कि जो बुक में जो इंग्लिश की लैंग्वेज हायर लेवल की यूज़ की गई है वो काफ़ी बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, इन द सेंस कि काफ़ी चीज़ें इंटरव्यू में बहुत ईजीली समझ आने लगती हैं। तो अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा इंसान है, सपोज़ महात्मा गांधी जी हो गए या फिर कोई भी और, जिनके बारे में जिनकी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो उस स्पेसिफिक इंसान का इंटरव्यू सर्च करो, उस स्पेसिफिक इंसान से रिलेटेड अलग से बुक सर्च करो। सिर्फ इस चीज़ पे स्टक मत हो जाओ कि हम सिर्फ एक ही बुक लेंगे लिटरेरी थ्योरी की, ऐसे मत करना। ठीक है, सेपरेटली हर इंसान को सर्च करो जिसका जो भी लिटरेरी थ्योरी में तुम्हारे कोर्स में है वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, बाकी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर ये 2014 का है। ओके, ये 2013 का है। टू 2012 का, 2011, 10, और ये लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की भी हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं कंटेंट की। जैसे कि यहाँ पे मैंने एडवर्ड सईद के ओरिएंटलिज्म के बारे में लिखा हुआ है, तीनों चैप्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये मैंने कुछ बेसिक नोट्स बनाए थे, कुछ इंटरव्यूज़ को देख के और बुक्स में से भी, तो ये आप पढ़ सकते हैं। Way the West Europe and US look at the countries and people in Middle East through a lens that distorts the actual reality of those places and those people. He calls this lens through which we view that part of the world Orientalism. बहुत ही solid और सही डिफाइन है ये, और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से और कहीं से भी समझ नहीं आ सकता। ये इंटरव्यू में से मैंने लाइंस निकाली थी उनके, जो उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू दिए थे उसमें से, राइट। तो ज़रूरी नहीं है बुक्स में से ही जो लैंग्वेज मिले वो एकदम परफेक्ट हो। मुझे जहाँ से वो परफेक्ट लैंग्वेज लगी, मैंने वहाँ से उस चीज़ को नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अ फ्रेमवर्क ओरिएंटलिज्म के बारे में इन्होंने लिखा है कि ओरिएंटलिज्म इज़ अ फ्रेमवर्क दैट वी यूज टू अंडरस्टैंड द अनफैमिलियर एंड स्ट्रेंज टू मेक द पीपल ऑफ मिडल ईस्ट अपीयर डिफरेंट एंड थ्रेटनिंग। ये काइंड ऑफ एक तरीके से ओरिएंटलिज्म के, जब कोई इंसान खुद इंटरव्यू देता है तो वो ऑब्वियसली अपनी चीज़ों के बारे में कभी भी नेगेटिव लाइट में नहीं बोलेगा, बट कभी कभार ऐसे सवाल भी आते हैं कि आपके ओपिनियंस क्या हैं, राइट। तो कुछ बच्चों के ओपिनियंस ऐसे भी हो सकते हैं कि हम एग्री नहीं करते, कुछ के हो सकते हैं एग्री करते हैं, दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। इस पर मेरा कोई वो नहीं है, बट अगर ओपिनियन एग्री नहीं करते हैं तो एग्जैक्ट बुक में से उठा के मत लिख देना, क्योंकि बुक में यूजुअली काफ़ी बच्चे होते हैं ना, सिर्फ रट्टा मार के बस लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि बुक में हमेशा एग्री करने वाली बात ही लिखी होगी मोस्टली। ठीक है, तो अगर सवाल पूछा जाता है कि तुम एग्री करते हो नहीं करते हो, तो वो अपने दिमाग से सोच के आंसर बना के फिर लिखना। ठीक है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स देखने वाले हैं कि एग्री करने वाले हैं, काफ़ी नहीं करने वाले हैं, बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम पॉइंट्स टू पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो क्योंकि ये मैंने इंटरव्यू में से निकाले थे, तो ये सारे पॉइंट्स ओरिएंटलिज्म को एग्री करने वाले हैं।
ठीक है. Orientalism tries to answer the question of why when we think of the Middle East, for example, we have a preconceived notion of what kind of people live there, what they believe, how they act, even though we may never have been there or indeed even met anyone from there. More generally, Orientalism asks how we come to understand people, that is, strangers who look different to us by virtue of the color of their skin. Central argument of Orientalism, ये बहुत ध्यान से सुनना, is that the way we acquire this knowledge is not in a center objective, but the end result of the process that reflects certain interests. That is, it is highly motivated. For example, the difference between different kind of Orientalism affects the difference between different experiences of what is called the Orient. बहुत solid line है ये. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन एक्सपीरियंस ऑफ द ओरिएंट. ये डिफरेंस बहुत ही सही है और जो मेरा एग्ज़ाम था मैंने उसमें भी लिखा था ये प्रॉपरली. इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मुझे आता था, इसलिए लिखा था क्योंकि ये पूछा गया था. तो ये बहुत ज़्यादा, एक तो ये भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, जो पूछा नहीं है वो भी लिख रहे हैं. जो पूछा है उस सवाल का उसी अकॉर्डिंग जवाब दो. जो नहीं पूछा है वो फालतू में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर टीचर को इम्प्रेशन पड़ता है, टीचर को भी समझ आ जाता है कि ये इतना ही पढ़ के आए और इतना ही इसको आता है. जो पूछा है, बहुत बार ऐसे हुआ है, बहुत ही सॉलिड नोट्स बना रखे होते थे पर वो सवाल नहीं आता था. तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं क्योंकि मैंने वो नोट्स बहुत अच्छे बना रखे हैं, वो लाइनें बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं लिख के आ जाऊँगी. ऐसा नहीं. अगर सवाल पूछा है सिर्फ और सिर्फ तभी उसका उसी सेंस में जवाब देना. अगर नहीं पूछा है तो ज़बरदस्ती वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में बता रखा है कि दे हैड कॉलोनीज ओरिएंट, दे हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड इम्पीरियल रोल in a place like India, so that there is a kind of archive of actual experiences of being in India, of ruling the country for several hundred years, right? मतलब कि ब्रिटेन और फ्रांस के पास एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा है. इन्होंने डायरेक्टली ऑक्यूपाई कर रखे थे मिडल ईस्ट के पार्ट्स को, राइट? जबकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स को देखा जाए तो इनका जो एक्सपीरियंस है ओरिएंट के साथ वो काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्ट सेंस में है. इनका डायरेक्ट सेंस में था, इनका इनडायरेक्ट सेंस में. इट इज़ मच मोर बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस. द यूएस एक्सपीरियंस इज़ लेस डायरेक्ट. देयर हैज़ नेवर बीन फुल यूएस ऑक्यूपेशन ऑफ द मिडल ईस्ट, राइट? सेकेंड डिफरेंस ये है कि इज़ दैट एक्चुअली पता है बहुत सारा है और एक एक चीज़ को मैं रीड आउट नहीं कर पाऊँगी, बट डेफिनेटली आप इंटरव्यूज़ और बाकी चीज़ों में जाके देख सकते हैं. सो उनसे क्या होगा ना, क्या अगर पूरी प्रॉपर स्पून फीडिंग करा के एक एक नोट बताया या फिर पिक्चर्स भी दे दी तो डेफिनेटली बच्चे खुद से पढ़ते नहीं हैं और ये हमें चाहिए नहीं. खुद से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू सर्च करो, सुनो, लिखो खुद से, प्रैक्टिस भी होगी और समझ भी आएगा अच्छे से. सो इसीलिए एक एक चीज़ नहीं दे रही हूँ, बट आई एम श्योर कि आप ये सब खुद से फिगर आउट कर देंगे कि क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है. फिर यहाँ पे ओरिएंटलिज्म टुडे के बारे में लिखा हुआ है और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना. ये सारा भी मैंने इंटरव्यू में से ही निकाला था, यूट्यूब पे मिल जाएगा इंटरव्यू, राइट? एक और बात, सारे ईयर्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए दिमाग में. लिटरेरी थ्योरी है, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी. सारे राइटर्स का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, कौन कहाँ से आया है, किसको क्या प्रॉब्लम थी, कौन से कॉलेज में पढ़ा, सो एंड सो, बक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट? और फेमिनिज्म बहुत ही अच्छा टॉपिक है. स्पेसिफिकली अगर इन 4 राइटर्स में से देखें तो एलन शोवार्टलर के भी बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब सॉलिड एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने सर्टेन टॉपिक्स को चूज़ किया, उनके बारे में लिखना चूज़ किया, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं और एक एक चीज़ नहीं समझाई जा सकती, बट मैं मेन पॉइंट्स दिखा देती हूँ. ठीक है. तो ये एलन शोवार्टलर के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अगर एलन शोवार्टलर का टॉपिक है आपके कोर्स में तो. और इस बात पे ध्यान दो कि बिकॉज ऑफ शी वॉज एंग्री at her undergraduate college for prescribing only male writers in the course and partly because of her devotion to the Victorian women writers. इसी वजह से उन्होंने क्या किया? She chose Victorian women writers as her topiक for her dissertation. तो एक एक चीज़ के पीछे का रीज़न, कारण पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अगर सवाल आए तो हम उसे एक्सप्लेन कर पाएँ. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें थी. इसके लिए यार डेफिनेटली हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी. सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता कि एक एक चीज़ हमें ऑलरेडी हाईलाइटेड मिल जाए, राइट? फिर यहाँ पे एलन शोवार्टलर के बारे में इंट्रोडक्शन और चीज़ें बता रखी हैं. पिक्चर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ बच्चों को बुक्स भी नहीं मिल रही होती. काफ़ी बार बुक्स सोल्ड आउट होती हैं और फिर बच्चे लाइब्रेरी से लेके आते हैं बुक्स, बट फिर भी वो कंटेंट नहीं मिल पाता जो असल चीज़ होती है, जो चाहिए होती है एग्ज़ाम में लिखने के लिए.
मेजर वर्क्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे मार्क नहीं कर रखा, पर ज़रूर रखा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक चीज़ को मार्क कर रखा है। जो मुझे लगता है पिछले मेरे कोर्स के पेपर्स एनालाइज करने के अकॉर्डिंग कि ये सवाल आ सकते हैं, उन्हीं अकॉर्डिंगली मैं प्रिपेयर करती हूँ। तो बेसिकली आपको भी यही करना है, जिस तरीके से लग रहा है कि सवाल आएंगे उसी तरीके से प्रिपरेशन भी किया जाता है। सो वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में इनरोल्ड है, राइट। सो उस अकॉर्डिंगली भी पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो सिर्फ ऐसे मत करना कि मेरे नोट से ही पढ़ के जा रहे हो, जैसा कोर्स है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के उसी अकॉर्डिंगली पढ़ाई करके जाना, सिर्फ इन्हीं थोड़े से नोट्स के भरोसे मत चले जाना, ठीक है। ऑलमोस्ट इन दोनों बुक्स के कंटेंट सेम है, लैंग्वेज दोनों में ही डिफरेंस है। फिर यही हो जाता है कि जितनी किताबें हैं उनमें उतनी ही वैरायटी मिलती है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है लैंग्वेज, और हो सकता है किसी एक बुक से जो हमें समझ ना आ रहा हो दूसरी से समझ आ जाए। फेमिनिज्म से मैंने एलन शो बॉटलर के बारे में दिखा दिया, राइट। पोस्ट कॉलोनियलिज्म से एडवर्ड सईद के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में तो सभी को पता है, राइट। तो अब बात करते हैं लुइस अल्थुज़र के बारे में। बहुत ही सॉलिड टॉपिक है और बहुत ही सही पढ़ाई है इसकी, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस पे, और मतलब बहुत ही सही है। मैंने पेपर में इसी पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और सही में इसमें जो लिखा हुआ है वो बातें बहुत सही हैं। मेन डिफरेंस क्या है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस और रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस के बीच का, वो यहाँ पे सारा शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। देयर इज अ प्लूरैलिटी ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, और यहाँ पे देयर इज वन रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस, मच लार्जर पार्ट ऑफ इट आर ऑफ प्राइवेट डोमेन, पर इसके जो मच लार्जर पार्ट हैं वो पब्लिक डोमेन के हैं। जैसे कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस में कौन से आ जाते हैं, चर्चेस, स्कूल्स एक्सेट्रा, और इसमें पुलिस, कोर्ट्स एक्सेट्रा, राइट। आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस जो फंक्शन करता है वो मेनली बाय आइडियोलॉजी करता है, और रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस जो होता है वो मेनली फंक्शन करता है बाय वायलेंस, राइट। बट ideological state apparatus functions massively and predominantly by ideology, but they also function secondarily by repression। समझ आया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी ही नहीं बल्कि रिप्रेशन से भी सेकेंडरीली वर्क करता है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। एग्जाम्पल्स, स्कूल्स और चर्चेस में सूटेबल मेथड्स ऑफ पनिशमेंट दिए जाते हैं, राइट, एक्सपल्जन, सिलेक्शन एक्सेट्रा। और रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस में अगर देखा जाए तो ये भी मेनली वर्क करता है, दैट इज प्रीडोमिनेटली वर्क करता है बाय वायलेंस, बट सेकेंडरीली ये भी वर्क करता है बाय आइडियोलॉजी। तो कोई भी चीज़ अकेले काम नहीं कर सकती सिर्फ आइडियोलॉजी से और सिर्फ वायलेंस से, दोनों में दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। बट प्री डोमिनेंस की अगर डोमिनेंस की बात आए तो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस में डोमिनेंट होते हैं आइडियोलॉजी, और रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस में डोमिनेंट होता है रिप्रेशन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा है सेकेंडरीली बाय आइडियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी एंड पुलिस फंक्शन बाय आइडियोलॉजी बोथ टू इंश्योर देयर ओन कोहेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड इन द वैल्यूज दे प्रोफाउंड एक्सटर्नली, ठीक है। बहुत ही सही सॉलिड लाइन, ये ज़रूर जानो, इसी आइडियोलॉजी में से है, ये ज़रूर पढ़ लो एक बार क्योंकि बहुत सही लाइन है। दोज टीचर्स who in dreadful conditions attempt to turn the few weapons they can find in the history and learning they teach against the ideology, the system and the practices in which they are trapped are a kind of hero। बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब इन द सेंस कि जिसने पढ़ा हुआ है उसको समझ आ जाएगा कि किस सेंस में बात हो रही है, कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। बट अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर बच्चे कुछ पढ़ेंगे ही नहीं और डायरेक्ट सिर्फ जो लिखा हुआ है वही सारी चीज़ें लिख के आ जाएंगे रट के। दैट आई डोंट वांट, स्पून फीडिंग, राइट। सो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। फिर अगर कल्चरल स्टडीज़ में से देखें तो मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा था, रोलेंड बार्थ्स पे। बट फिर मैंने इस टॉपिक पे भी मैंने यूट्यूब में से ही इन्फॉर्मेशन निकाली थी, बट फिर मेरा मन बदल गया पेपर के टाइम में और मुझे लगा कि इससे कहीं ज़्यादा और अच्छे बाकी चीज़ों के आंसर लिखे जा सकते हैं, तो इसीलिए ये वाला मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था पेपर में। मतलब ऑफकोर्स इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। सो स्पेसिफिकली 3 जो मैंने बताए हैं वो तो किए ही थे, लुइस अल्थुज़र, एलन शो बॉटलर, ओरिएंटलिज्म, ओके। तो ये वाला भी, ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे भी, ये भी मैंने वीडियोस में से निकाली हैं बुक्स होने के बावजूद। तो फिर से मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस बारे में ध्यान दो कि कंटेंट जो तुम्हें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है ये मायने नहीं रखता, उस कंटेंट की वैल्यू क्या है ये ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ये आपके कोर्स में है तो, ठीक है। अब मैंने ये वाला यूट्यूब से इसीलिए निकाला था क्योंकि बुक्स में अगर देखा जाए तो जो लिटरेरी थ्योरी में कल्चरल स्टडीज़ है वो बुक्स में है ही नहीं टॉपिक, राइट, इन सब के बारे में है ही नहीं, तो इसीलिए यूट्यूब से निकालनी पड़ी। अगेन जिसकी भी जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है इंटरव्यूज से मिल जाएगी, ठीक है, उस इंसान के जिसने भी वो चीज़ लिखी है, ठीक है।
फिर यहाँ पे कल्चरल स्टडीज़ में ही जॉनथन डॉलीमोर के बारे में भी है, उनके बारे में भी मैंने यूट्यूब से ही निकाला था और स्क्रीनशॉट्स लिए थे। सो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी मत बोलना, ये एग्ज़ाम बहुत पहले हुआ था और इसीलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है, सो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ चीज़ें डेफिनेटली ओरिएंटलिज्म और ये सारी चीज़ें याद थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ ली थी, बट यस ये इसके भी टेक्स्ट लिखा था और स्क्रीनशॉट लिए थे। स्क्रीनशॉट देखती हूँ, अगर मिल जाए तो वीडियो में ही कहीं पे डाल दूँगी, और वैसे आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन कभी खुद निकालनी पड़ती है नेट से, कभी यूट्यूब वीडियोज़ में से एंड थिंग्स लाइक दैट, बट जहाँ से भी मिले कंटेंट की वैल्यू मैटर करती है। ये भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे बहुत सही लगे, जिनके आंसर्स एलन शोवार्टलर के ही, और ये स्पेशली ये टॉरल मॉइज अटैक, इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो टेरी ईगल्टन, इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये टॉपिक है आपके कोर्स में तो डेफिनेटली करके जाना, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर यहाँ पे एजाज अहमद के बारे में भी लिखा हुआ है, और स्पेसिफिकली ऐसे भी कभी कभार आ सकता है कि मतलब कि प्रॉपर फेमिनिज्म में से किसी भी एक पे लिखो, राइट। तो इसीलिए एटलीस्ट जैसे कि फेमिनिज्म है, लिटरेरी थ्योरी में जो भी मेन टॉपिक्स हैं उनमें से 2 एटलीस्ट राइटर्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, कि अगर आ जाए कि किसी एक के बारे में लिखो या 2 को कंपेयर करो तो आपको आता हो, ठीक है। और मेरे में क्या था कि मतलब मेरे पास तो ऑप्शंस थे, मुझे पता ही था कि ऑप्शंस आने हैं, पेपर के पैटर्न को देख के कि ऑप्शंस आने हैं, तो मैंने बहुत सिलेक्टिव स्टडी करी। बट इट टोटली डिपेंड्स कि कोर्स कैसा है आपका और उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट डिपेंड्स, राइट। अब पूरी बुक्स तो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि फिर वो कॉपीराइट कंटेंट में आ जाएगा और फिर बिल्कुल ही वीडियो ही बंद हो जाएगी, और फिर डेफिनेटली जितनी हेल्प हो सकती है वो भी नहीं हो पाएगी। सो येस, मेरे अकॉर्डिंगली मेन चीज़ ये नहीं है, और एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कि बहुत बच्चों के दिमाग में माइंडसेट मेंटालिटी पहले से ही होती है कि नहीं यार बुक्स हैं तो बुक्स से ही समझ आएगा, ज़रूरी नहीं है। वीडियोस से देख सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, और इनफैक्ट जो पुरानी किताबें हैं उनमें जिस टाइप की लैंग्वेज लिखी हुई है कभी कभार वो सर के ऊपर से भी जारी होती है। सो इट इज़ बेटर कि एक बार कोई भी बुक परचेज़ करने से पहले एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लो कि तुम्हें कौन सी टाइप की लैंग्वेज समझ आ रही है, क्योंकि डेफिनेटली लिटरेरी थ्योरी की स्पेसिफिकली लैंग्वेज भी कुछ इस तरीके से ही होती है कि अगर उसको अच्छे से ना पढ़ा जाए, अच्छे से टाइम ना दिया जाए तो समझ नहीं आएगी बहुत आसानी से। इसलिए थोड़ी ईजी लैंग्वेज भी चाहिए होती है, जैसे एक हाई लेवल की इंग्लिश होती है, एक थोड़ी नॉर्मल लेवल की इंग्लिश होती है, जो नॉर्मल जिसमें हम सारे बात करते हैं, राइट। सो आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो येस, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।